Hello students, welcome back to our YouTube channel लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज कनौरा। लास्ट क्लास में हमने बीसी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू करते हुए उसमें उसका जो जनरल इंट्रोडक्शन था, उसमें जो कंपाउंड बनेंगे आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके बारे में पढ़ा था। जिसमें हमने सिंपल साल्ट, डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जनरल इंट्रोडक्शन देते हुए उसमें हमने वर्नर्स प्रिंसिपल को पढ़ा था। वर्नर्स प्रिंसिपल में अपन ने उसमें टू टाइप्स की वैलेंसी पढ़ी थी और कुछ पॉइंट्स उसके देखे थे। टू टाइप्स की वैलेंसी कौन कौन सी पढ़ी थी अपन ने? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को आप जो कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो जो एक ब्रेक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होगा, उस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। बाहर जो होगा वो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होगी और अंदर जो लिखी होगी वो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। मीन्स जो उसमें लिगेंड होगा वो आपका क्या होगा? सेकेंडरी वैलेंसी होगी। एक बार फिर से अब उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक पे शुरू करते हैं। तो कल जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था K4 FeCN6, ये मैंने एग्जांपल लिया था आपके लिए और मैंने बताया था बच्चों कि जैसे कि कोई भी ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा कि जैसे इसमें ये जो बाहर लिखी हुई है वो तो ये क्या हो जाएगी? इसकी प्राइमरी वैलेंसी बच्चों क्या हो जाएगी? प्राइमरी वैलेंसी। और ये हो जाएगी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी और ये आपका हो जाएगा सेंट्रल एटम। क्या हो जाएगा बच्चों? सेंट्रल एटम। इसके अलावा और पढ़ा था अपन ने बच्चों, इसको अपन कहते हैं, ये पूरे को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे बच्चों? कोऑर्डिनेशन स्फीयर अपन इसको कहेंगे। और ये आपके प्राइमरी वैलेंसी होगी जो इजीली, मतलब अगर आप वाटर में मतलब इसको डिजोल्व करते हैं तो यहाँ से आयोनाइज हो जाएगी और बाहर निकल जाएगी K+ के फॉर्म में। तो इस तरह से अपन ने इसके बारे में पढ़ा था कि ये क्या क्या, मतलब इसकी जो प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी होती है, सेंट्रल एटम कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, उसके बारे में पढ़ लिया था। लिगेंड किसे कहते हैं? जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो आपकी लिगेंड होती है, जो अपना लोन पे डोनेट करती है सेंट्रल एटम को, वो क्या होते हैं? आपके लिगेंड होते हैं। तो बच्चों इसके आगे एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा था बच्चों कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कहते हैं? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बढ़ाने से पहले मैंने बताया था बच्चों, कॉम्प्लेक्स आयन बनते हैं। जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें जो आयन्स बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो मैंने आपको K4FeCN6 लिखाया था। जैसे मैंने बताया था पोटाश एलम बनेगा, तब उसमें पोटेशियम में बनेगा तो क्या होगा? उसको जैसे अपन पानी में डिजोल्व करेंगे तो उसके जितने भी पेरेंट आयन है वो सारे अलग हो जाएंगे, जिससे अपन ने डबल साल्ट में देखा था। फिर मैंने बताया था कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड और आपका दूसरा अपन ने लिए थे, दो साल्ट लिए थे, फिर उनको मिक्स किया था और अपने पास नया साल्ट बना था। उसमें क्या था कि जो एक तो साल्ट है उसकी मतलब उसके पेरेंट आयन की प्रॉपर्टी, एक बार मैं इसको फिर से साफ कर लेता हूँ और आपको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं अपन। ये मैं बाद में वापस लिख लूंगा। अपन ने जो फर्स्ट बात की थी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, वो क्या क्या की थी उसको भी देख लेते हैं एक बार फिर से। कौन कौन से साल्ट को मिक्स किया था अपन ने? फेरोसाइनेट एंड पोटेशियम साइनेट। क्या लिया था अपन ने? फेरोसाइनेट एंड पोटेशियम साइनेट। क्या लिया था बच्चों? पोटेशियम साइनाइड लिया था। इनको जब मिक्स किया तो अपने पास, इनको अपन डबल साल्ट बना रहे थे, बट जो अपने पास नया प्रोडक्ट बना था वो था K4FeCN6। इस तरह से अपने पास नया प्रोडक्ट बना था। और इसमें जब टेस्ट लगाए गए तो इसने ओनली पोटेशियम के टेस्ट दिए थे, आपका आयरन और साइनाइड की टेस्ट इसने नहीं दिए। उसने टेस्ट किसके लिए? फेरोसाइनाइड के अलग से टेस्ट दिए। मतलब ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ये पूरा जो एक आयन बना, मतलब एक तो आयन तो ये निकल गया और एक ये पूरा एक आयन निकल गया। अगर अपन डबल साल्ट की बात करते तो डबल साल्ट में बच्चों एक ही आयन निकलता, ये आयन निकलता और ये आयन, तीन टाइप के आयन निकलते और उसमें तीन टाइप के वो टेस्ट देता। बट जब अपन ने ये कॉम्प्लेक्स बना, मतलब कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट बना, तो इसमें क्या हुआ? दो ही तरह के आयन बने, एक तो ये वाला
और एक ये वाला। तो ये जो आपका दूसरा जो नया आयन बना जिसमें उसके पेरेंट आयन की प्रॉपर्टीज नहीं थी, तो और दूसरी प्रॉपर्टी जैसे फेरोसाइनाइड की प्रॉपर्टी थी, आयरन और साइनाइड की इसमें प्रॉपर्टी नहीं थी, तो इस कंपाउंड को या फिर इस जो आयन ये जो आयन बना आपका उसको अपन ने क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन बोला है बच्चों। आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों ये क्या हो रहा था, कॉम्प्लेक्स आयन क्यों कहा, क्योंकि ये दो आयन से मिलकर बना था और जो जिससे भी मिलके बना उनकी प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा था, उसके अलावा जो नया प्रोडक्ट बना उसकी प्रॉपर्टी को ये शो कर रहा था, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स आयन। आयन क्यों बोल रहे हैं, जिसके ऊपर क्या आएगा, चार्ज आएगा, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसके ऊपर इसका चार्ज आएगा, तो ये होता है अपना कॉम्प्लेक्स आयन। और ये कॉम्प्लेक्स आयन बनता है तो इससे जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। आई होप आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझ में आ गया होगा। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं मैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों ध्यान से समझना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि ये तो होता है सेंट्रल एटम अपना, सेंट्रल, एक बार फिर से लिख लेता हूं बच्चों में इसको, K4FeCN6, K4FeCN6। इसमें मैंने बताया बच्चों ये तो होता है आपका सेंट्रल एटम और ये होता है लिगेंड या फिर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी या लिगेंड क्या करते हैं, सेंट्रल एटम को लोन पेयर डोनेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, लोन पेयर डोनेट करके क्या बनाते हैं, आपका बॉन्ड बनाते हैं। तो बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके दो इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, दोनों के ऊपर क्या होगा, सेम इनका राइट होगा। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड की तरह होगा, बट एक ही मॉलिक्यूल से या फिर एक ही एटम से आपके दोनों इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या कहते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें दो आयंस से मिलकर नया आयन बनता है आपके पास, जिसलिए इसको कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स आयन से जो कंपाउंड बनता है उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसे क्यों कहते हैं, जिसमें जो बॉन्डिंग होती है बच्चों, बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती है, ये वाली आपकी बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसको क्यों कहते हैं। इसके आगे अपन इसकी जो एप्लीकेशन है उसको पढ़ेंगे। ये आपको समझ में आ गया, उसमें थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। इसके आगे मैं आपको इसकी जो एप्लीकेशन है वो समझाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है फिर से एक बार मैं और ट्राई कर लेता हूँ। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपन ने इसको क्यों कहा था बच्चों, जब दो साल्ट को मिक्स किया गया, डबल साल्ट बनाना चाह रहे थे बट डबल साल्ट नहीं बना और अपने पास ऐसा कोई स्पेसिफिक साल्ट बना जो अपने पेरेंट आयंस की प्रॉपर्टी को नहीं शो कर रहा था। जैसे कि अपने पास K4FeCN6 बना, तो K4 तो इसकी प्रॉपर्टी शो करेगा बट Fe और CN6 नहीं करेंगे, वो किसी करेंगे, फेरोसाइनाइड की करेंगे, फेरोसाइनाइड की करेंगे। इसलिए अपन इसको कहते हैं ये जो बना एक तरह का कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे, दोनों मिलकर भी एक आयन बनाएंगे, इसके ऊपर चार्ज रहेगा, कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा, इसलिए आयन हो गया। और ये किस तरह का आयन होगा, कॉम्प्लेक्स आयन होगा। कॉम्प्लेक्स आयन की वजह से इसको क्या कहेंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे और दूसरा अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहेंगे, इनमें जो बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग किस टाइप की होगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होगी। कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होने की वजह से इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, तो लोन पेयर डोनेट होते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे अपन इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसको भी आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट बच्चों अपने पास है एप्लीकेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स ने इसके कुछ एप्लीकेशंस दिए, जब उसने प्रिंसिपल दिया तो उसमें दो तरह की अपने को वैलेंसी बताई थी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। क्या होता है प्राइमरी वैलेंसी, जो मतलब कि एक तरह से अट्रैक्शन फोर्स, मतलब जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स से उसमें जो बॉन्ड बनते हैं उसे अपन प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। या फिर वो जिसे मतलब उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अपन अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं तो आयंस के रूप में अलग हो जाते हैं, तो उसे अपन प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, अगर उनको वाटर में डिजोल्व करने पर वो अगर आयंस के रूप में नहीं निकलते हैं तो वो क्या हो जाएगी, अपनी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, एज ए लिगेंड वो जुड़ते हैं किसी भी सेंट्रल एटम से, क्या करते हैं, लिगेंड मतलब अपना लोन पेयर डोनेट करके वो बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए से मैंने इस तरह से मैंने सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंस को एक्सप्लेन किया था। इसके आगे अपन देखते हैं इसके जो एप्लीकेशंस हैं। अब जो वर्नर ने मतलब ये थ्योरी दी थी उसको एक्सपेरिमेंटली मतलब उसने बताया कि किस तरह से ये वर्क करता है और क्या इसके प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस है।
तो उन्होंने क्या किया कि आपके पास कौन कौन से कंपाउंड लिए, अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसके कुछ डेरिवेटिव्स लिए, मतलब इसके मतलब अलग अलग टाइप के कुछ कंपाउंड लिए, फिर उनको क्या किया कि AgNO3 के सॉल्यूशन में इनको घोला। तो AgNO3 के सॉल्यूशन में घोलने पर AgCl के कुछ अवक्षेप आते थे, तो AgCl के जो अवक्षेप आ रहे थे उसमें Cl के कितने मतलब जो आयंस उसके साथ जुड़ रहे हैं, उसके बेस पे इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी सेकेंडरी वैलेंसी या फिर प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी। तो इसमें अमोनिया और जो आपका वाटर मोलिक्यूल है उसको इन्होंने क्या माना, सेकेंडरी वैलेंसी, और Cl को क्या माना, आपका प्राइमरी वैलेंसी माना। तो सबसे पहले इन्होंने कुछ इस तरह 6 कंपाउंड लिए, 6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिए, COCl3.6NH3, COCl3.5NH3.H2O, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3, COCl3.4NH3 और COCl3.3NH2। इसमें सेम कंपाउंड है बट इनका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है, इसकी वजह से इनको दोनों को लिया है। इसमें क्या किया, जैसे इसको AgCl में घोला, सॉरी AgNO3 में घोला, तो इसमें से क्या हुआ कि इसकी जो Cl3 की जो अपने क्या होते हैं आयंस होते हैं, वो AgCl3 के फॉर्म में क्या हो गया, बाहर निकल गए। इसके Ag के साथ बॉन्ड बना के इसके साथ बाहर निकल गए, Ag और 3Cl इसके साथ निकल गए। तो अपन कह सकते हैं कि इसकी जो वैलेंसी थी वो प्राइमरी वैलेंसी तो क्या थी, Cl थी, और 6NH3 क्या था, इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी थी। तो 6NH3 सेकेंडरी वैलेंसी शो की इसने। इसी तरह से इसमें इन्होंने देखा यहाँ से भी 3Cl निकल गए और 5NH2 और H2 निकल गया। और नेक्स्ट यहाँ पे देखा इन्होंने क्या किया कि 5NH3 लिए और Cl3 लिए, तो इसमें से एक Cl रह गया और 2 Cl2 निकल गए। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ कि जैसे COCl3.6NH3, जब इसको AgNO3 के सॉल्यूशन में डिसोल्व किया गया, बच्चों थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो यहाँ से इसके जो Cl3 के जो आयंस थे, वो Cl3 के आयंस क्या हुआ, Ag के साथ निकल गए, और आपका जो ये वाला कंपाउंड था बचा हुआ वो क्या हो गया, स्टेबल रह गया। मतलब NO3 तो अलग निकल गया बट Ag के साथ Cl निकल गया। तो अपन कह सकते हैं कि कितने Cl के आयन निकले वो उसकी क्या हो जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी। जैसे 3 निकले तो 3 इसकी क्या हो जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी। हो गई प्राइमरी वैलेंसी। तो अपन कह सकते हैं कि 3 इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, बाकी जो इसकी 6NH3 है वो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। उसी तरह से इसको आप ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसके इसमें देखते हैं, इसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने लिया COCl3.5NH3, 5NH3 लिया, और यहाँ से Cl के कितने आयंस निकले, 2 आयंस निकले, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, 2 हो गई। और इसका जो एक Cl है उसमें इसकी सेकेंडरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर दिया। इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें मैक्सिमम कितने लिगेंड कोई भी सेंट्रल एटम रख सकता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब अगर सेंट्रल एटम है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने पास, या फिर कितने लिगेंड को अपने से अटैच करा सकता है, उसे कहते हैं अपन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु नंबर जिसे अपन कहते हैं, प्रभावी परमाणु संख्या। उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि मैक्सिमम जो सेंट्रल एटम है वो कितने लिगेंड को एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। उस बेस पे अपन इसको इजीली और समझ सकते हैं। पहले तो जो अपने वर्नर ने बताया उसके अकॉर्डिंग, वर्नर ने क्या किया, 6 कंपाउंड लिए, उनको AgNO3 के सॉल्यूशन में खोला, फिर देखा कि AgCl के कितने मॉलिक्यूल उसमें से कंपाउंड निकल रहे हैं, Cl के कितने 2 निकल रहे हैं, 3 निकल रहे हैं, तो जितने Cl के आयंस निकले वो क्या हो गया, उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी, और बाकी जो बचा उसकी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी होगी। तो इस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक एक्सपेरिमेंट जैसे इसका जो एक्सपेरिमेंट है फर्स्ट वाले कंपाउंड का वो मैं लिखूंगा, बाकी आप अपनी बुक से लिख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इसमें एक्सपेरिमेंट से इसको वेरीफाई कर रखा था। इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसके आगे अपन दूसरा नोट करते हैं जो इसके एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे इस कंपाउंड के ऊपर। हाँ तो बच्चों इसके जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने जिस अलग अलग कंपाउंड पे करवाए थे उसको देखने से पहले इसके कुछ टर्म्स हैं उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी 6 कंपाउंड लिखे थे उसके बारे में थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो भी कंपाउंड है उसमें आपके अमोनिया के मोलिक्यूल और वाटर मोलिक्यूल तो किसमें अपन को एज्यूम करने हैं एज ए सेकेंडरी वैलेंसी। तो इन्होंने क्या किया, वर्नर ने, इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल द अमोनिया एंड वाटर मोलिक्यूल, क्या लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, अमोनिया एंड
वाटर मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी, आर बॉन्डेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी। ऐसे एज्यूम कर लिया उन्होंने कि जो अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल हैं वो कैसे हैं कि एज ए सेकेंडरी वैलेंसी अटैच्ड है, मींस इजीली वो वहां से आयनाइज नहीं होंगे। तो बचा कौन आपका, यहाँ पे COCl3, वापस इसमें एग्जांपल लिख दिए यहाँ पे COCl3.6NH3 और COCl3.5NH3। तो COCl3.6NH3 में अपन बात करें तो यहाँ से जो NH3 की जो मॉलिक्यूल है वो तो क्या हो जाएंगे इसमें सेकेंडरी वैलेंसी में, और Cl3 क्या हो जाएंगे आपके प्राइमरी वैलेंसी में। जैसे इनको अपन AgNO3 के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका AgCl के इसकी जो पीपीटी बनेगी वो निकल जाएगी। तो AgCl के में Cl के कितने आयन निकल रहे हैं वो इसकी क्या हो जाएगी प्राइमरी वैलेंसी, और बाकी जो NH3 के मॉलिक्यूल इससे जुड़े हुए हैं वो क्या हो जाएगी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन्होंने क्या बताया, अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल को इन्होंने क्या बता दिया, सेकेंडरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी है तो ये यहाँ से बाहर निकलेंगे नहीं, मीन्स आयनाइजेशन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा Cl बचा, Cl को अपन ने क्या किया AgNO3 जो ये पूरा कंपाउंड है उसको किसके साथ डिसॉल्व किया, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो क्या होगा इसमें से Cl के आयंस निकल जाएंगे, कितने आयन निकलेंगे, जितने भी आयन निकलेंगे वो क्या हो जाएगी इसकी प्राइमरी वैलेंसी, और जितने NH2 जुड़ रहे हैं वो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। इन केस ऑफ ऑल सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉट सेटिस्फाइड, मतलब कि जैसे यहाँ पे 6 NH2 जुड़ रहे हैं, अपन मान सकते हैं कि जो CO की सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है 6 होती है। जैसा कि अपन आगे अपन ने जितने भी 6 कंपाउंड लिए थे उसमें अगर देखें तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 से ही कंप्लीट हो रही है। तो 6 मान लेते हैं यहाँ पे, 6 इसकी क्या है सेकेंडरी वैलेंसी। अब अपन आगे देखेंगे, मैंने आपको बताया EN इफेक्टिव न्यूक्लियर नंबर जो होता है उसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से अपन निकाल सकते हैं कि कोई भी सेंट्रल एटम नंबर ऑफ लिगेंड कितने एक्सेप्ट कर सकता है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने रख सकता है, तो उसको भी पढ़ेंगे। बट इससे पहले अपन इसको एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो क्या बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 है। तो यहाँ पे 6 है तो क्या हो जाएगी ये 6 एटम में इसके जो 6 मॉलिक्यूल NH3 के इससे जुड़ जाएंगे। यहाँ पे बात करें वापस तो CO की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6 है तो 5 तो NH3 के जुड़ जाएंगे, एक बच गई सेकेंडरी वैलेंसी, तो एक जो बची वो कौन कंप्लीट करेगा आपका Cl करेगा, और दो Cl के आयन आपको निकाल देगा किस फॉर्म में, प्राइमरी वैलेंसी के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन केस all the secondary valency are not satisfied by ammonia molecule, the chloride ion enter the coordination sphere में ये एंटर करेगा और सेटिस्फाई करेगा इसकी रिमेनिंग जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो भी सेकेंडरी वैलेंसी 1 2 3 जितनी भी बचती हैं उसको कौन कंप्लीट करेगा आपका Cl करेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीट होने के बाद ही आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, या फिर प्राइमरी वैलेंसी जब तक सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी प्राइमरी वैलेंसी अपन नहीं बता सकते, क्योंकि वो क्या करेगा कि सेकेंडरी वैलेंसी को पहले कंप्लीट करेगा, लोन पे लेके अपने पास तो बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से आप इसमें नोट कर सकते हैं इसको, और इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि जो वर्नन ने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने मतलब इस AgNO3 में उसको क्यों बोला, Cl के कितने आयन निकले उससे उनको क्या पता चला, NH3 से मतलब जो अंदर रह गए उससे उनको क्या पता चला, उससे उनको पता चला सेकेंडरी वैलेंसी, और जो बाहर निकल गए वो प्राइमरी वैलेंसी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके आगे कुछ पॉइंट और हैं वो लिखेंगे अपन, उनको भी समझ लेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला प्राइमरी वैलेंसी डिनोटेड बाय। देखो बच्चों प्राइमरी वैलेंसी को अपन अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर में शो करेंगे तो उसे करेंगे डॉटेड लाइन से, डॉट डॉट करके इसकी, जैसे यहाँ पे मैंने शो कर रखी है बच्चों आपको दिख रही होगी, जो Cl है उसको मैंने डॉट डॉट करके शो कर रखा है, तो डॉटेड लाइन से शो करेंगे। एंड सेकेंडरी वैलेंसी बाय सॉलिड लाइन, सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे करेंगे, ये सॉलिड लाइन जैसे मैंने डार्क लाइन कर रखी है जैसे NH3 के लिए वाली पूरी, तो इस तरह से अपन इसको डार्क लाइन से शो करेंगे। तो इसका सेकंड पॉइंट है। अब जो मैंने आपको पॉइंट समझाया बच्चों कि अगर आपको इस कंपाउंड को AgNO3 के सॉल्यूशन में घोलेंगे तो क्या होगा कि ये जो Cl के जो आयंस हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और रिमूव होने के बाद क्या बच जाएंगे इसके पास से NH3 ये वाले जो इसके हैं मॉलिक्यूल वो बच जाएंगे। तो ये आपको क्या करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी, ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। और बच्चों एक बात और ध्यान रखिए, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वही आपके क्या करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री को फिक्स करती है, या फिर वही बताती है कि सेकेंडरी का जो कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा होगा, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। तो मैंने बताया कि ये Cl तो यहाँ से आयनाइज होकर बाहर निकल जाएंगे। अगर किसी कंपाउंड में जैसे यहाँ पे मैंने COCl3.6NH3 लिखा है और अपन ने माना था कि इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी क्या होगी बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी मान ली अपन ने कि क्या हो रही है, अपन ने
सिक्स कंपाउंड को एनालिसिस के देखा तो क्या हो जाएगी, इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 मानी थी अपन ने, वैलेंसी क्या मानी थी, 6 मानी थी, सेकेंडरी वैलेंसी 6 मानी थी। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी भी सीओ में क्या होनी चाहिए, सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी। तो क्या होगा, NH3 तो यहाँ पे कितने 5 है, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें जो एक Cl होता है वो क्या करेगा, इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, COCl डॉट NH3 होल 5 और इसे ब्रैकेट बना के फिर Cl को बाहर की तरफ, ऐसे Cl2 को लिखेंगे। तो Cl2 इसमें क्या होगी, आपकी प्राइमरी वैलेंसी होगी बच्चों। तो प्राइमरी वैलेंसी को ऐसे शो करेंगे, और जो ये Cl इसकी प्राइमरी वैलेंसी इसके सेकेंडरी वैलेंसी को मतलब सेटिस्फाई करने आया है, इसको अपन इस तरह से नोट करेंगे, मतलब डॉटेड से भी शो करेंगे और डार्क लाइन से भी शो करेंगे। तो इस तरह से अपन इसकी जो Cl की जो वैलेंसी है या फिर Cl के जो बॉन्ड है उसको इस तरह से शो करेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। अंदर की तरफ जितने भी लिखे होंगे वो सारे क्या होंगे, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगी, इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी। और प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है बच्चों, आयोनाइज्ड होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होती है। मतलब इनको अपन किसी सॉल्यूशन में घोलेंगे तो इनके आयंस में वो ब्रेक नहीं होगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहेगा, कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा उनका CO और NH3 के बीच में। और सेकेंडरी वैलेंसी में अगर आपका Cl भी पहुंचता है तो वो भी क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनता है। इसके आगे और भी इसमें हाइब्रिडेशन वगैरह उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनता है। तो धीरे धीरे से थोड़ा वेट करते रहिए और पढ़ते रहिए, साथ में बुक को समझ में आ जाएगा आपको। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके आगे मैंने आपको कहा कि एक एक्सपेरिमेंट में इनका लिखाऊंगा, तो किस तरह से लिखाऊंगा आप देख लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए। बच्चों एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें जो प्राइमरी वैलेंसी को अपन डॉट से शो करेंगे, लिखा हुआ आप समझना, ये जो Cl है वो प्राइमरी वैलेंसी है और NH3 क्या इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। मेन चीज यही है कि प्राइमरी वैलेंसी को कैसे शो करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे शो करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी में क्या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं और इसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं, ये ध्यान रखना बच्चों। इसके आगे नेक्स्ट करते हैं अपन। हाँ तो बच्चों, अगर अपन किसी कॉम्प्लेक्स को, जैसे अपन ने क्लोराइड के डेरिवेटिव्स को अगर अपन ने AgNO3 के सॉल्यूशन में डिसोल्व किया, तो मैंने आपको बताया था कि Ag क्या करेगा, उसके Cl की जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको लेके निकल जाएगा। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे कुछ मैंने थ्योरी लिखी हुई है, तो इसको समझिए एक बार। इन द मॉलिक्यूल COCl3.6NH2 as all the three chloride ion are loosely bound। यहाँ पे क्या लिख रखा है, लूजली बाउंड, क्योंकि अपन ने सिक्स NH3 को तो क्या बोला है, NH2 और वाटर मॉलिक्यूल कोई भी होगा तो वो एज ए सेकेंडरी वैलेंसी आपका इसमें ऐड होगा। नेक्स्ट इस पे Cl की बात करें तो वो लूजली बाउंड होगा क्योंकि वो प्राइमरी वैलेंसी में है। दे आर इमीडिएटली प्रेसिपिटेटेड एज AgCl ऑन द एडिशन ऑफ AgNO3। एडिशन जैसे इसमें AgNO3 मिलाएंगे अपन तो अपने पास AgCl के प्रेसिपिट आ जाए, पीपीटी आ जाएगी, वो आ जाएगी, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है कि इसमें जो Cl है वो एज ए प्राइमरी वैलेंसी था और इजीली वहां से निकल गया। Thus the solution of this complex should conduct current to give 4 ion in all, that is CONH2O6 3+ and Cl3- ions। मीन्स यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है आपको, ये जो आयंस हैं आपके, अब जैसे आप AgNO3 में घोलोगे तो ये दो आयंस में, मतलब एक टोटल कितने आयंस इसमें आपको मिलेंगे, 4 आयन मिलेंगे। एक आयन तो मिलेगा आपका CONH2O6 और इसके ऊपर चार्ज, वो आयन मिल जाएगा, और 3 आपके किसके मिल जाएंगे, Cl- के आयन मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास की जो आयंस बने, एक तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बना, ये कौन सा आयन बन जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स। बच्चों इसको ध्यान से समझना, कॉम्प्लेक्स कह रहा हूं मैं इसको, कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। नेक्स्ट ये आपका एक जनरल सिंपल आयन में निकल जाएगा। ये तो इस किसके लिए हो गया अपना COCl3.6NH2 के लिए। इसी तरह से अपन दूसरे के लिए देखें, सिमिलरली फॉर एक सेकंड बच्चों, COCl3.5NH3। अब मैंने बताया कि बच्चों अपने को इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी अपने को कितनी माननी, 6 माननी। 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे NH3 की तो मॉलिक्यूल 5 ही है, तो एक Cl क्या करेगा, यहाँ से सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जाएगा या फिर उसकी कोऑर्डिनेशन स्पेस में जाएगा, जाके क्या करेगा, उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते ये तो क्या हो जाएगा, नॉन आयनाइजिंग हो जाएगा, एक Cl जो जाएगा वो, और बाकी जो दो बचे Cl वो क्या होंगे, आयनाइजिंग रहेंगे। तो इसके टोटल कितने मतलब आयन बनेंगे, तो 2 Cl के और एक आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा, टोटल 3 बनेंगे। जैसे यहाँ पे 4 बन रहे थे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे 4 बन रहे थे, वैसे यहाँ पे 3 बनेंगे, क्योंकि इसमें सेकेंडरी वैलेंसी में कौन पार्ट कर रहा है, अपना Cl कर रहा है।
तो इस तरह से एक आयन तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, और यहाँ पे देखें तो एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, दो तीन ये बनेंगे। तो इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी किस तरह से सेटिस्फाइड होती है। इसके आगे और आपको मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समझाऊंगा, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपके बॉन्ड बनते हैं। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। इसके आगे कुछ बच्चों कुछ अपने पास इनके स्ट्रक्चर हैं, जो अपन ने 6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिए थे उनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी को अपन कैसे शो कर सकते हैं और प्राइमरी वैलेंसी को कैसे शो कर सकते हैं। तो आप एक बार अपने मन से एक दो डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, फिर मेरे साथ साथ बनाइए जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ। अभी पहले मैंने दो बना दिए थे, तो आप वापस उन दोनों को रिपीट कर सकते हैं, बनाइए उसको जल्दी से। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ COCl3.6NH3। इसके लिए बना रहा हूँ, तो CO क्या हो जाएगा मेरा सेंट्रल टर्म, और इसमें क्या है आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। तो इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो बच्चों क्या हो जाएगी, आपकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बच्चों, मैंने आपको लिखवाई थी फर्स्ट यूनिट में, किसी भी कंपाउंड की अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। तो ऑक्टाहेड्रल बनाइए, NH3 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, NH3 NH3 एंड NH3। ये तो क्या हो गया बच्चों, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको अपन ने डार्क लाइन से या फिर स्ट्रॉन्ग लाइन से शो कर, सॉलिड लाइन से शो करा है, वो हो जाएगी। अब इसमें मुझे प्राइमरी वैलेंसी को शो करना है, तो कैसे करूंगा, यहाँ से मैं एक Cl निकाल देता हूँ इस तरह से। तो ये अपना एक Cl यहाँ पे हो गया, एक Cl यहाँ पे हो गया, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं Cl, और एक Cl आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर लें अपन तो क्या हो जाएगा, COCl3.NH3 होल 5.H2 ये ले लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनेगा, अपने पास सेम बन जाएगा जैसे यहाँ पे बन रहा है, H2 एक साइड आ जाएगा, एक कोने पे H2 आ जाएगा, तो CO अपना सेंट्रल टर्म, NH3 ले लीजिए, यहाँ पे H2O ले लीजिए बता आप, H2O NH3 और आपका ये हो जाएगा NH3। और अगर आप बनाना चाहते हैं जैसे, सॉरी एक मिनट, NH3 और Cl की जो पहले पोजीशन थी वही आप दे दिए, Cl और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, Cl। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट अपन लेते हैं COCl3 और क्या है आपके पास .5NH3, COCl3.5NH3। अभी अपन ने इसको बनाया था COCl3.5NH3। बच्चों Cl एक किस में जाएगा, आपका सेकेंडरी वैलेंसी में जाएगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, वही ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनानी है आपको इस तरह से। यहाँ पे आप पहले Cl लिख दीजिए और साथ में डॉटेड लाइन कर दीजिए। अब मैं आपको बताना भूल गया बच्चों कि जैसे अपन कोई भी अपनी प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी यूज होती है, तो वो दोनों से वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है। तो अपन उसको कैसे शो करेंगे, ऐसे डॉटेड प्लस सॉलिड लाइन से। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका NH3 और ये NH3 और ये Cl आपका दोनों अपोजिट साइड में आ जाएंगे, Cl। तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट अपने पास कंपाउंड कौन सा बच्चों, COCl3.4NH3। तो इसमें जैसे एक Cl यहाँ पे लगा, एक Cl आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो वो 4NH3 हो जाएगा और ट्राइडल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी COCl3.4NH3। CO
COCl3.4NH3 4 NH3 तो यहाँ पे Cl दे देंगे, Cl यहाँ पे हो जाएगा आपका, Cl यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे एक NH3 दे दी और एक Cl आपका ऐसे हो जाएगा। इस तरह से आपकी ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। 2 Cl यूज कर लिया अपन ने यहाँ पे और 4 NH3 यूज कर लिए, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं COCl3.4NH3, दूसरा जो इसमें स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कहा था एक Cl यहाँ पे बना लीजिए, वो भी पॉसिबल इसमें कैसे हो जाएगा। COCl3.4NH3 के लिए बना रहे हैं अपन वापस, तो ये भी पॉसिबल है आपके पास। दोनों Cl को अपोजिट रख लीजिए आप इस तरह से, CO यहाँ पे NH3 NH3 आ जाएगा, यहाँ पे NH3 NH3 आ जाएगा, NH3 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 और ये आपका Cl 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 और एक बीच में Cl यहाँ पे आ जाएगा आपका। इस तरह से आप बना सकते हैं इसकी ज्योमेट्री। एक और बच गया आपके पास COCl3.3NH3 COCl3.3NH3 तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बच्चों, बहुत इजी स्ट्रक्चर है इसका भी बच्चों, आराम से बना सकते हो आप। CO को आप बीच में ले लीजिए, NH3 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 ये ले लीजिए और इसकी जस्ट अपोजिट साइड में आप क्या ले लेंगे, Cl ले लेंगे, तो इजीली आप बना सकते हैं इस तरह Cl 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 NH3 और साथ में जैसे ये Cl इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्राइमरी को भी करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्नर्स प्रिंसिपल। मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा बच्चों, वर्नर ने जो कहा है वही होगा। तो ये हो जाएगी आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी किसके, जो भी अपन ने 6 कंपाउंड लिखे थे उसकी स्ट्रक्चर है। इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि वर्नर ने क्या कहा था कि जैसे कि मतलब इसमें जो स्ट्रक्चर है Cl, अगर अपन किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी प्राइमरी वैलेंसी यहाँ से क्या हो जाएगी, इजीली रिमूव हो जाएगी। अब जैसे आप यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही Cl निकलेगा क्योंकि दूसरा तो क्या है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे अपन जैसे इसको बोलेंगे HNO3 के सॉल्यूशन में तो एक भी Cl नहीं निकलेगा क्योंकि तीनों Cl इसमें किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके सेकेंडरी वैलेंसी में। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए तो एक Cl निकलेगा, यहाँ पे एक निकलेगा, यहाँ पे एक भी नहीं निकलेगा, यहाँ पे आपके 2 निकलेंगे, 2 Cl और यहाँ से 3 Cl निकलेंगे, आपके 3 Cl निकल जाएंगे और यहाँ से भी आपके 3 Cl निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, इनकी इस तरह से हो जाएगी और बाकी इनकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या होगी, फिक्स रहेगी, सबकी 6 रहेगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। इसके आगे अपन इसके जो इन्होंने जो मतलब 2 पॉइंट बताए हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के रिलेटेड उसको देखते हैं, प्लीज नोट डाउन। तो बच्चों इसके आगे अपने पास एक टेबल है जो अपन ने P6 कंपाउंड पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें मतलब किस तरह के आयन बनेंगे और उनकी जो कंडक्टिविटी होगी उसके मतलब कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं उसमें कितने आयन बने। तो सबसे पहले अपन देखते हैं COCl3.6NH3। अपन इसमें बात करें कि इसमें से कितने नंबर ऑफ Cl आयन प्रेसिपिटेट होंगे, मतलब Cl आयन कितने निकल सकते हैं, तो 3 निकल सकते हैं। उसके बाद अपन बोल रहे नंबर ऑफ आयन कितने प्रेजेंट रहेंगे, तो 3 तो Cl के हो जाएंगे और एक अपना कॉम्प्लेक्स मतलब 4 हो जाएंगे। उसकी मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो 430 हो जाएगी, ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर में अपन देखेंगे इसको। नेक्स्ट अपन देखें फॉर्मूला इसका, तो CONH3 और Cl3 आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि तीनों Cl3 बाहर निकल रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट अपन देखें COCl3.5NH3.H2O। तो इसमें अपन देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ Cl प्रेसिपिटेट होंगे इसमें भी 3 हो जाएंगे क्योंकि ये पूरे क्या हो जाएंगे, इसके सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। उसके बाद अपन देखें नंबर ऑफ आयंस तो इसमें भी 4 हो जाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी इसकी सेम हो जाएगी 430 और इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह से होगा NH3.5.H2O और Cl3 बार। अभी H2 आगे आएगा, NH3 पीछे आएगा, जब इसका नोमेनक्लेचर अपन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है COCl3.5NH3। 5NH3 यहाँ ध्यान से समझना बच्चों, एक Cl3 इसका कोऑर्डिनेशन में भाग लेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन स्केल में आ जाएगा क्योंकि इसकी जो आपकी वैलेंसी है, इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो इनकम्प्लीट रहेगी जिससे Cl इसको कंप्लीट करेगा। तो नंबर ऑफ Cl कितने निकलेंगे यहाँ से, तो 2 निकलेंगे।
2 निकलेंगे और नंबर ऑफ टोटल आयन कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पास, यहाँ पे 3 हो जाएंगे बच्चों। और मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो ये 250 हो जाएगी। उसी तरह से इसका फॉर्मूला देखिए, तो जैसे ही एक Cl इसके अंदर आ रहा है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे COCl डॉट NH3 होल 5 Cl2। आपको दिख रहा होगा बच्चों, थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा इसको, एक बार स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट COCl3 डॉट 4NH3, यहाँ पे 5NH3 था 4NH3। अब अपन बात करें कि यहाँ से आपके कितने आयंस निकलेंगे Cl के, तो इसमें 3 Cl और 4NH3 है, और इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या फिर अपन कह सकते हैं सेकेंडरी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 6 है, तो 4 और इसमें से 2 लेगा वो, तो एक Cl बाहर निकलेगा तो अपने पास यहाँ से Cl के कितने आयंस निकलेंगे, 1 निकलेंगे। और अपन दो बात करें इसमें नंबर ऑफ टोटल आयंस की बात करें तो कितने हो जाएंगे, एक Cl बाहर और एक कॉम्प्लेक्स आयन आपका, तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी वो हो जाएगी 100, और आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए वो हो जाएगा बच्चों कुछ इस तरह से, COCl2 डॉट NH3 होल 4 और Cl एक बार। इसी तरह से अपन नेक्स्ट वही सेम चल रहा है, उसमें इन दोनों में कलर थोड़ा सा डिफरेंस है, एक आपका ग्रीन है और एक वॉयलेट है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें 6 के लिए, COCl3 डॉट 3NH3, इसमें जो नंबर ऑफ Cl आयन है वो 0 निकल रहे हैं, क्योंकि 3 ये और 3 ये मिलके क्या करेंगे, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को इसको सेटिस्फाई करेंगे, साथ ही उसकी प्राइमरी को भी करेंगे, बट तीनों इसमें क्या काम आएंगे, सेकेंडरी वैलेंसी में काम आएंगे, तो इसकी जो नंबर ऑफ Cl प्रेसिपिटेटेड होंगे वो 0 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ प्रेजेंट आयन वो भी 0 होंगे। क्यों होंगे बच्चों, क्योंकि इसके कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये आयंस के फॉर्म में नहीं है, इसको क्या कहेंगे अपन, नंबर ऑफ इसमें जो आयन प्रेजेंट होंगे वो 0 होंगे, और मोलर कंडक्टिविटी इसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आयन से ही नहीं तो कंडक्टिविटी शो करेगा ही नहीं, इन सब में आयंस हैं तो ये क्या करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे, आयन नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी 0 हो जाएगी। और इसी तरह से इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, COCl3 डॉट NH3 होल 4। इस तरह से इसके अपने सारे ये जो अपन ने वर्नर का जो प्रिंसिपल पढ़ा उसके लिए कंप्लीट होता है। इसकी जो वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में 2 पॉइंट आपको लिखने हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। टेबल आपने नोट कर ली होगी बच्चों, इसके आगे अपन इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लिखते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, आपको दिख नहीं रहा होगा बच्चों, नीचे लिख देता हूँ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये पूरा जो वेरिफिकेशन है वो अपन ने जो अभी तो एप्लीकेशन दिखे थे, जो भी जितने भी एप्लीकेशन दिखे उसी पे बेस्ड है, तो आपको एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा तो वेरिफिकेशन बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। लिखते हैं नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट अपन देखते हैं क्या हो जाएगा, बाय द एडिशन ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन, बाय द addition of aqueous solution of silver nitrate AgNO3, जिसे मैंने आपको बताया था, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 आपका सिल्वर नाइट्रेट in the different complexes of cobalt, in the different complexes of cobalt, the precipitate of AgCl
the precipitate of AgCl is obtained which correspond to the number of correspond to the number of ionizable chloride number of ionizable chloride जितने भी आयन्स में मतलब आयनाइजेबल होंगे उतने उसके क्या होंगे आपके Cl के प्रेसिपिटेट बनेंगे AgCl के प्रेसिपिटेट बनेंगे ionizable chloride ions per molecule of ionizable chloride ion per molecule of the complex given per molecule of the complex given तो अच्छे इसको समझिए एक बार by the addition of the aqueous solution of silver nitrate in the different complexes of cobalt the precipitate of AgCl is obtained which correspond to the number of ionizable chloride ion per molecule of the complex given मतलब कि AgNO3 को अपन जैसे कॉम्प्लेक्स में डिजोल्व करेंगे या फिर उसमें घोलेंगे दूसरे कॉम्प्लेक्स को तो जो AgCl के अपने प्रेसिपिटेट आएंगे वो क्या आएंगे नंबर ऑफ AgCl इज ऑब्टेन्ड व्हिच कॉरस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ आयनाइजेबल क्लोराइड जिससे उस कॉम्प्लेक्स में कितने Cl माइनस आयनाइजेबल हैं उतने अपने को AgCl की प्रेसिपिटेट मिलेगी मतलब पीपीटी मिलेगी तो इस तरह से अपन कह सकते हैं जो भी अपने पास कंपाउंड है उसमें अगर Cl माइनस आयन जितने ज्यादा निकलेंगे उतनी ज्यादा AgCl की अपने को प्रेसिपिटेट मिलेगी और जितने कम होंगे उतने ज्यादा कम मिलेगी तो यह इसका फर्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट अपन नेक्स्ट देखते हैं इसको आप नोट कर लीजिए तो बच्चों नेक्स्ट जो अपने पास पॉइंट है वो हो जाएगा द मोलर कंडक्टेंस ऑफ the molar conductance of the complex decreases conductance of the complex decreases from top to bottom in the table अभी जो अपन ने टेबल पढ़ी थी उसकी बात कर रहे हैं इन द टेबल टॉप टू बॉटम इन द टेबल क्या शो कर रहा है जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाएगी टेबल में अपन देखेंगे तो टॉप टू डाउन क्या हो जाएगी डिक्रीज होगी इंडिकेट द डिक्रीजेस इन द ये क्या इंडिकेट करेगी इंडिकेट द डिक्रीजेस इन द indicate the decreases in the number of ion in
in the solution, number of ion in the solution. In the solution. तो बच्चों इससे अपने को पता चलेगा कि उस सॉल्यूशन में कितने आयन्स हैं। मोलर कंडक्टिविटी अगर ज्यादा होगी तो आयन्स ज्यादा होंगे, मोलर कंडक्टिविटी कम होगी तो आयन कम होंगे, तो उसकी आयन कम होंगी तो उसकी प्राइमरी वैलेंसी कम होगी, और प्राइमरी वैलेंसी कम होगी तो मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं द मोलर कंडक्टिविटी, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ बच्चों लिख देना complexes decreases from top to bottom in the table indicate the decreases in the number of ion in the solution, solution में जो अगर मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो सॉल्यूशन में आयन्स हैं वो भी डिक्रीज होंगी। इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे इसकी जो समरी है वो भी अपन लिख लेते हैं, प्लीज नोट डाउन। तो बच्चों इससे अपने पास क्या रिजल्ट आता है वो देखिए। सिंस ग्रेटर इज द मोटर कंडक्टिविटी, सॉरी, सिंस greater is the molar conductivity, since greater is the molar conductivity of the solution, greater is the number of greater is the number of ions given by the complex in its solution. These again confirm the formula of the complex, the molar conductivity values of values of compound D and E are compound 4 and 5th are equal which indicate the same number of ion in their
in their complex या फिर सॉल्यूशन, सॉरी, इन देयर सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा बच्चों, सॉल्यूशन, इन देयर सॉल्यूशन। तो बच्चों ये होता है अपना वर्नर्स का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अपन ने देखा ये जो मैंने थ्योरी लिखी है वो आपको इसकी जो मैंने इससे पहले जो टेबल लिखवाई थी उससे समझ में आएगी। उस टेबल को साथ में रखते हुए आप इस थ्योरी को समझना तो समझ में आ जाएगी। इसमें क्या बता रखा है, सिंस ग्रेटर इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, अगर किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस भी क्या होंगे, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ आयंस, आयंस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो आयंस दिए गए वो भी ज्यादा होंगे इन इट्स सॉल्यूशन। This again confirm the formula. This again confirm the formula of complex. The molar conductivity values of compound 4 and 5. 4 and 5 में आप जैसे देखेंगे COCl आपका कौन सा था, सॉरी COCl3.4NH3 COCl3.4NH3, जिसमें मैंने आपको दोनों के अलग अलग कलर बताए थे। इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। इक्वल होती है ये क्या शो करती है, इसमें जो आयंस हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह से अपन मोलर कंडक्टिविटी से भी उसका फॉर्मूले का पता लगा सकते हैं। तो ये होती है आपकी वर्नर्स का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। इसी के साथ अपन इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आगे की क्लास में हम दूसरे टॉपिक को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई मैं डेफिनेटली समझा दूंगा। आज जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नाम होता है उस हिसाब से मैंने उसका नाम किस तरह से उसका नेम अपन डिसाइड करते हैं वो समझाया था। नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है आपको इजी वे में समझाई जाएगी। जितना आप पढ़ोगे उतना आपके लिए बेहतर है। बुक्स को खोलिए, बुक्स के साथ पढ़ते हुए इसको देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।